अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं आप लोगों के साथ जो वीज़ा टॉपिक डिस्कस करने लगी हूँ दैट इज़ अ कनाडा वीज़ा। और जैसे आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान से और एशिया रीजन से लोग दीवाने होते हैं कनाडा जाने के लिए, और ट्रैवल एजेंट्स जो है वो इसके लिए बड़ा हेवी चार्ज करते हैं, 50-60 लाख रुपए चार्ज करते हैं। और यहाँ से लोग जो होते हैं वो देने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं कि जी हम ये पैसे दे देंगे, आप हमें किसी तरह से कनाडा पहुँचाओ। और सर मैं शुरू से हमेशा से ये कहती हूँ कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे, अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री पे बड़ी थोड़ी सी तवज्जो दे देना तो आपको किसी को भी इतने पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से भी केस प्रोसेस कर सकते हैं, और अगर आप खुद से भी केस ना प्रोसेस करना चाहें तो आप कंसल्टेंट भी हायर कर सकते हैं। अब आप खुद सोचें, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि एक कंसल्टेंट है वो आपसे 50 से 60 हज़ार रुपये फ़ाइल चार्ज कर लेता है, और साथ में आपका वीज़ा कितने का प्रोसेस होता है, 185 कैनेडियन डॉलर इक्वलेंट टू 45,000 रुपीज़ PKR। तो कितने पैसे हो गए? 1,05,000 रुपये। आप 1,05,000 रुपये की जगह 60-70 लाख रुपए देने के लिए तैयार होते हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम खुद से कुछ नहीं करना चाहते। इस तरह से भी कंसीडर करें कि वो 50-60-70 लाख रुपए देने के बजाय उसमें से 5-7 लाख रुपए लगा के आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना लें। आपके लिए तो ट्रैवल हिस्ट्री बनाना बहुत ही आसान है। आपने जो किसी को पैसा देना है, किसी ने आपके लिए काम करके देना है, आपको ये भी नहीं पता कि अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या लगे हैं, कोई फेक काम हुआ है, कोई चीज़ हुई है, इमिग्रेशन में प्रॉब्लम हो जाए, कहीं जाते हुए कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं आपको प्रॉब्लम हो जाए, उस वक्त कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? क्योंकि हमें बहैसियत कौम जो है ना, वो शॉर्टकट्स की आदत है कि बस हमारा वो शॉर्टकट में काम हो जाए और बस चीज़ें ख़त्म हो जाए। और मैं वीज़े के लिए हमेशा ये कहती हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, टाइम की भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, और आपने अपने पैसे की भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होता है, प्रोसेस कैसे होता है, इसकी फ़ीस कितनी है और इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है। डॉक्यूमेंटेशन में जैसे आप लोगों को पता है, आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपका पासपोर्ट, करंट एंड प्रीवियस पिक्चर, आपका ID कार्ड। इसके अलावा अगर आप एम्प्लॉयमेंट पे वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपका NOC, सैलरी स्लिप्स, आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, और अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आपके टैक्स रिटर्न्स, आपके लेटर हेड, और इसके अलावा आपके जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं आपके बिज़नेस के रिगार्डिंग वो आपने इसके साथ सबमिट करने होते हैं। इसके अलावा आपकी होटल बुकिंग, अगर आप होटल बुकिंग कर रहे हैं, अगर आप वहाँ किसी रिलेटिव के पास जाके रह रहे हैं तो आप उसकी डिटेल्स देंगे। इसके अलावा आपकी टेंटेटिव टिकट, ट्रैवल इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं होती, आपकी मर्ज़ी है, लगाना चाहें तो लगा लें और अगर नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जाते हैं कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस पोर्टल पे जाके आप अपना फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म फिलिंग के बाद आप उसको चेक करते हैं, फिर आप उसको रीचेक करते हैं। उसके बाद जाके आप अपने कार्ड से इसकी पेमेंट करते हैं, और पेमेंट प्रोसेस होने के साथ साथ ही जो है वो आपके उस पोर्टल के अंदर डिटेल्स आना शुरू हो जाती हैं कि आपकी पेमेंट प्रोसेस हो गई है, आपका UIC नंबर जनरेट हो गया है, आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है, और उसके बाद जो है वो आपका एक बायोमेट्रिक लेटर उसके अंदर आ जाता है। फुल लेटर लेते हैं आप, अपना पासपोर्ट लेते हैं, ID कार्ड ओरिजिनल लेते हैं। बायोमेट्रिक्स करवाने के लिए आप जेरीज ऑफिस जाते हैं, वहाँ से जाके आप इनकी अपनी बायोमेट्रिक करवाते हैं, और बायोमेट्रिक के बाद आपका केस इन प्रोसेस आ जाता है। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम की, तो मैक्सिमम टाइम जो है वो 30 to 35 वर्किंग डेज़ है, लेकिन सम टाइम इससे ज़्यादा भी टाइम लग जाता है क्योंकि कनाडा में जब भी रश आता है पोर्टल पे तो उनका प्रोसेस स्लो हो जाता है। और इसके अलावा अगर आपको इस सबमिशन के बाद वो रिक्वेस्ट लेटर आ जाता है पासपोर्ट सबमिशन का, तो आप जाके अपना पासपोर्ट सबमिट करवाते हैं, और जितना आपका पासपोर्ट वैलिड होता है रिमेनिंग, यानी 5 साल का रहता है, 2 साल का रहता है, 10 साल का रहता है, जितना आपका पासपोर्ट होता है उतना वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। और अगर वो आपको रिफ्यूज़ करना हो, और अगर उन्हें रिफ्यूज़ करना हो तो वो उसी पोर्टल के अंदर एक रिफ्यूजल लेटर दे देते हैं कि हम आपको इस बेस पे रिफ्यूज़ कर रहे हैं और आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई करें। और इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप नेक्स्ट डे नहीं अप्लाई कर सकते, आपको 4 महीने वेट करना पड़ेगा, 6 महीने वेट करना पड़ेगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर रिफ्यूजल आ गया तो आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और बात भी कहूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा ना पेशेंस भी रखें, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना इतनी जल्दी जल्दी नहीं हो सकती, और अगर 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 खुदा ना खास्ता रिफ्यूजल आ जाती है तो थोड़ा सा वेट कर लें, दोबारा से प्रोसेस कर लें।
नुकसान किस चीज़ का हुआ है? आपका नुकसान, अगर आप इसको ऐसे कंसिडर करें कि मेरा नुकसान हो गया, मैंने फ़ी पे की थी, मेरा नुकसान हो गया, तो ये आपके $185 जो हैं, जब आप दोबारा से वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो आपके $100 रह जाते हैं, क्योंकि $85 जो होता है वो आपके बायोमेट्रिक के चार्जेस होते हैं, और बायोमेट्रिक जो होता है वो आपका 10 ईयर्स तक के लिए वैलिड होता है। और ये सोचना बंद कर दें कि गारंटीड वीज़ा मिलेगा। बिल्कुल ट्राई करें। लक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे यूएस के वीज़े में लक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वैसे इस वीज़े में भी लक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा बात यह है कि देखिए, अगर आप इसके कैन प्लस कैटेगरी, बड़े स्ट्रॉन्ग कैटेगरी है इसकी यूएस वीज़े के साथ, कि अगर आपके पास यूएस का वैलिड वीज़ा है तो आप कैन प्लस अप्लाई करें, तो लोग यहाँ पर कहते हैं 100% गारंटीड वीज़ा लग जाएगा, उसमें भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर भी अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आप जब अपना केस अप्लाई कर रहे हैं और उसमें रिफ्यूजल आ गया तो उसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। अपने केस को स्टडी करें, उसको रीअप्लाई करें, और उसके बाद आप देखिए इंशाल्लाह आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। थैंक यू।